आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं इमरान खान। नाज़रीन, मोदी काबीना ने दिल्ली असेंबली को तहलील करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के साथ ही रियासत में असेंबली इंतखाबात की राह भी हमवार हो गई है। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हुई इस काबीना की मीटिंग में असेंबली तहलील करने को हरी झंडी दिखाई गई है। एक रोज कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों से मुलाकात की थी, जिसमें सभी पार्टियों ने दिल्ली में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। तो दिल्ली में असेंबली तहलील करने को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इंतखाबात कब होंगे। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शाह आलम साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं। खैर मकदम है आपका बहुत बहुत। और साथ ही हम कोशिश करेंगे अपने साथ जोड़ने की आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान को। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा हम और एक और जो हमारा आज का मौजू है वो ये है कि जिस तरह से अमेरिका में पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक खास रिपोर्ट सौंपी है, वो पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए काफी है। क्या है वो रिपोर्ट और इस पर पाकिस्तान का अब क्या रुख रह सकता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर इसका क्या असर होगा, इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं हालात हाजरा। सबसे पहले बात दिल्ली की। मोदी काबीना ने दिल्ली असेंबली को तहलील करने की मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के साथ ही दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हुई काबीना की मीटिंग में दिल्ली असेंबली को तहलील करने की मंजूरी दी गई। असेंबली को तहलील करने की कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति भवन से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और आपको बता दें कि पीर को दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियों ने एलजी से मुलाकात करके दिल्ली में सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एलजी ने अपनी रिपोर्ट सदर जमहूरिया को भेज दी थी। इस रिपोर्ट में एलजी ने दिल्ली में दोबारा इलेक्शन कराने का मशवरा दिया था। तो असेंबली तहलील करने वाली मोदी कैबिनेट की सिफारिश को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के आवाम की जीत बताया है। पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 महीने बाद सही मगर मरकजी हुकूमत को आखिरकार मजबूरी में दिल्ली असेंबली तहलील करनी पड़ी, जो कि सही मायनों में आवाम की फतह है। केजरीवाल ने साथ ही दावा किया है कि इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी है और आम आदमी पार्टी कम से कम 45 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। केजरीवाल का कहना है कि वो आवाम से अपनी पिछली सरकार के 49 दिनों के कामकाज, रिश्वतखोरी के खिलाफ किए गए काम और महंगाई को कम करने के मुद्दे पर वोट मांगेगी। यही नहीं, केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली के अमनो अमान को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया और कहा है कि बीजेपी फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तमाम मज़ाहिब के लोगों को मिलाकर आप अमन कमेटियां तश्कील देगी। पिछले कुछ महीनों में 4 बार दिल्ली के अंदर खरीद फरोख्त करके, बेईमानी करके, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंत में दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी। इसके लिए दिल्ली की जनता को हम बधाई देते हैं। दिल्ली जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। जीत गई, बीजेपी हार गई, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी लीडर जगदीश मुखी ने कहा कि असेंबली तहलील करने में हुई ताखीर में उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ये किसी पार्टी के हाथ में नहीं रह जाता। राष्ट्रपति शासन 1 साल की लागू होता है। 1 साल का पीरियड अभी 3 महीने पड़े हैं, उससे पहले निर्णय लिया है, राष्ट्रपति जी ने लिया है और गवर्नर साहब ने लिया है। बीजेपी का निर्णय नहीं है वो। और हमने जो आपने सवाल पूछा है, भारतीय जनता पार्टी राइट फ्रॉम द डे 1 ये कह रही है कि हमारी यूनिट, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की यूनिट, चुनाव में जाने के लिए किसी मूवमेंट, एनी मूवमेंट, पूरी तरह से तैयार खड़े हुए हैं। कांग्रेस के लीडर राशिद अल्वी ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में ब्लैक मनी और महंगाई के महाज पर इलेक्शन लड़ेगी। आम पार्टी फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री बने थे, सरकार नहीं चला पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। एक भी वादा जो प्रधानमंत्री ने चुनाव के बीच और चुनाव से पहले किया था, एक पूरा नहीं किया। काले धन पर आज तक नहीं बता पा रहे
कितना पैसा है, कब तक लाएंगे। रोज बोलते थे हर आदमी के हिस्से में 4 लाख आएगा, 5 लाख आएगा। आज कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कि 2 रुपए भी आएंगे कि नहीं आएंगे। महंगाई बिल्कुल कम नहीं हो रही है, आम आदमी परेशान है। भ्रष्टाचार, इस पे मैं जबान नहीं खोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। शाह आलम साहब, ये तो तय है कि इलेक्शन होने हैं दिल्ली में, और सवाल अब ये है कि कब होने चाहिए, कितनी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो रवैया है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जितनी जल्दी हो अच्छा है, उसको फायदा होते भी दिखता है, लेकिन अगर देर होगी तो बीजेपी को कहीं फायदा है क्या? क्योंकि बीजेपी एलजी के पाले में गेंद डाल देती है। कब होंगे? क्योंकि अभी भी 3 महीने बाकी हैं, सदराज अभी कायम रह सकता है दिल्ली में। तो फायदा किसको हो सकता है आगे, नुकसान किसको हो सकता है अगर देर से होते हैं तो? देखिए, इलेक्शन अगर दिल्ली में लेट होता है, जिस तरीके से बीजेपी बाई इलेक्शन में, यूपी में बाई इलेक्शन में जिस तरीके से उसको शिकस्त हुई थी, बीजेपी ने तय कर लिया था भी इलेक्शन ताखिर किया जाए, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन ने उसको एक ऊर्जा दे दिया है और उसको ये उम्मीद हो चली है कि इस टाइम अगर इलेक्शन करवाया जाए और यही ऐलान होगा कि झारखंड और कश्मीर के बाद ही इलेक्शन दिल्ली में होगा, ताकि उसका रिजल्ट देखने के बाद बीजेपी उसी लिहाज से अपनी सरगर्मियों का खाका तैयार करेगी। और बीजेपी क्या इशू लेती है, आम आदमी पार्टी उसको किस तरीके से उसको टैकल करते, कांग्रेस की तरीके इल्जाम लगाती है, इसमें दिल्ली के आवाम को फैसला करना है कि ये इनके लिए ये सरकार कैसी हो। इस वजह से कि इससे पहले केजरीवाल की हुकूमत बनी थी, लेकिन करप्शन का इशू उनके यहाँ सबसे बड़ा इशू था। जैसे ही उनको मौका मिला, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया, कुर्सी छोड़कर चले गए। इससे दिल्ली के आवाम कहीं न कहीं नाराज जरूर है और ये लग रहा है कि उसका कुछ ना कुछ खमियाजा केजरीवाल को जरूर भुगतना पड़ेगा। जी, अगर देखा जाए अभी जिस तरह के हालात हैं तो मुकाबला, हालांकि शहरों की मुकाबला है ये, लेकिन अगर मुकाबला देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान ही होगा। और पहले जो इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे, वो दौर अलग था। अगर देखा जाए उस वक्त लोकसभा के इंतखाब नहीं हुए थे, अब दौर कुछ और है। लोकसभा के इलेक्शन हो गए हैं, नरेंद्र मोदी की लहर है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है लोकसभा इलेक्शन के बाद। क्या अब हालात जो है कुछ और हो सकते हैं? देखिए, ऐसी सूरत में सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और मोदी इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऐसे हालात में अभी हरियाणा का इलेक्शन हुआ, बॉम्बे का इलेक्शन हुआ, बीजेपी की कारकर्दगी बेहतर रही है। मेरे ख्याल से दिल्ली के लोग भी यही चाहेंगे कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसी के अकॉर्डिंग दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि यहाँ के आवाम को तरक्कियात, डेवलपमेंट से फायदा उठाया जा सके। अगर सरकार उसके अपोजिट बनती है तो जाहिर सी बात है केजरीवाल को तरह तरह कदम कदम पे जो है, या कांग्रेस को कदम कदम पे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिस मुश्किलात की वजह से दिल्ली के आवाम को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से दिल्ली के आवाम को बहुत सोच समझ के इस मरतबा फैसला करना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है। शाह आलम साहब, हमारे साथ रमेश विधूड़ी जो कि एमएलए हैं बीजेपी के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश विधूड़ी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी क्या चाहती है फिलहाल? इलेक्शन झारखंड जेएंडके के साथ हो जाने चाहिए या फिर अभी 3 महीने का वक्त है, थोड़ा और लेट हो तो बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात तो चल रही होगी ना? देखो, बीजेपी फायदे नुकसान के बातों को ना करके राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो, इस देश में जनहित के कार्य, नौजवानों के हित में कार्य, कौन सी सोच और कौन सी विचारधारा कर सकती है, ये बीजेपी की मान्यता है। ये देखना है इलेक्शन कमिश्नर ने, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर ने देखना है कि उन्होंने चुनाव कब कराना है, सिक्योरिटी की डेट फिक्स करने की और पार्टियों को कैंडिडेट्स वगैरह भी तय करने की। वो सूचियां नहीं आएंगी अब जनवरी के अंदर, उसको देखते हुए कौन कौन से वोटों को लेकिन विधूड़ी जी, इलेक्शन कमिश्नर का काम है। विधूड़ी जी, क्या आपको ये नहीं लगता, तैयार हैं, जब भी इलेक्शन कमिश्नर चुनाव कराएगा हम तैयार हैं। बिल्कुल विधूड़ी जी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जब जम्मू और कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, उन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं? यहाँ तो फिलहाल बहुत अच्छे हालात हैं। हमने कब कहा दिल्ली में इलेक्शन? हम तो पहले दिन से इलेक्शन की बात करे जा रहे हैं। हमको तो दिसंबर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया, हम रिफ्यूज कराए थे, हम फ्रैक्चर मैंडेट नहीं लेंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके बाद फिर बुलाया, सबसे पहले जाकर भाजपा क्या आई, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हमारी प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारी कोई ऐसी तो है नहीं एनजीओ में कोई राजनीतिक पार्टी कन्वर्ट हो गई है और सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं भी किसी सीमा तक गिर जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम लगाती रही कि आप लोगों ने नजीब जंग के पाले में गेंद डाल के इलेक्शन को डिले कराने की कोशिश की और पूरी कोशिश की जोड़ तोड़ से हुकूमत बनाने की। ये बात पहले से उठती रही है और आम आदमी पार्टी आप पर मुसलसल ये इल्जाम लगाती रही है। अब हालात आप अपने फेवर में देख रहे हैं, इसलिए अब आप तैयार हैं।
आम आदमी पार्टी अगर इतनी फेयर थी तो जब उन्होंने पहले सरकार बनाई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी रिफ्यूज कराए थे, वो क्यों सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर जिनको गाड़ी देते रहे? उनको लगा, चौबे जी को लगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, 26 बन जाऊंगा, और वो 49 दिन में भाग्य दिल्ली की जनता को धोखा देकर लौट कर आए तो कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। और कुछ लोगों की फितरत है केवल सत्ता काबिज करना। हम लोग एक विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं बना हुआ है। हमारा राजनीतिक दल जनसंघ के टाइम से ही देश में राष्ट्रवादी शक्तियां ताकतें मजबूत हो, नौजवानों को रोजगार मिले, देश हित के बारे में सोचने के लिए हमारे सिद्धांत हैं। जी विदुरी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मनोज कुमार जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो भी जुड़ गए हैं, एमएलए भी वो रहे हैं आम आदमी पार्टी से। मनोज कुमार साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि पिछले इलेक्शन में जो हालात थे, उस वक्त लोकसभा के इंतखाब नहीं हुए थे, इस बार लोकसभा का इलेक्शन हो गया है, नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं लहर तो है, तो क्या लगता है? पिछले बार केजरीवाल की लहर थी, ये भी हम जानते हैं, जिस तरह की तहरीक आप लोगों ने चलाई उसका फायदा आपको मिला। इस बार वो हालात नहीं है, कैसे निपटेंगे, क्या काट निकालेंगे बीजेपी की? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है। अगर नरेंद्र मोदी जी की लहर थी तो लोकसभा के इलेक्शन को वो इतना समय हो गया। जब से हमने विधानसभा से इस्तीफा दिया है, तभी से हम लोग इसमें चर्चा करते आ रहे हैं कि हाँ जी, विधानसभा भंग करें और तुरंत सेंटर में बैठी गवर्नमेंट दिल्ली स्टेट के अंदर अपने चुनाव कराएं। तो देख लेते लहर किसकी चल रही है। अगर मोदी जी की लहर है तो इतना डर किस बात का था कि इन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू करी? तो ये घर घर जाकर के हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर इतनी लहर थी, इतना डर था, तो फिर आज क्यों सुप्रीम कोर्ट के बाद आज इनको ये नौबत पे आना पड़ा? आज हम दिल्ली में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ही इनकी लहर चल रही है। जी, लेकिन इलेक्शन तो होंगे मनोज कुमार साहब। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, कब हो जाएं? अभी झारखंड और इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर के साथ हो जाएं, या फिर अभी 3 महीने का और वक्त है, कुछ और वक्त मिलना चाहिए आप लोगों को, क्या मानते हैं? सर, हम तो उस समय भी तैयार थे जब विधानसभा हमने इस्तीफा दिया था। तो उस समय हमने कहा भी था कि हम लोकसभा के साथ चुनाव चाहते हैं। इन्होंने लोकसभा के साथ चुनाव नहीं कराए। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, इन्होंने अब भी नहीं कराए। ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही है भाजपा, क्योंकि दिल्ली के अंदर का जो राजनीतिक समीकरण है, दिल्ली के अंदर जो लोग पढ़ा लिखा शिक्षित समाज बैठा हुआ है, उसे पता है कि अगर दिल्ली को कोई अच्छा शासन दे सकता है तो वो सिर्फ विकल्प आम आदमी पार्टी है। अन्यथा इन दोनों राजनीतिक दलों के अंदर वो ताकत नहीं जो समाज को एक अच्छा शासन दे सके। मनोज कुमार साहब, आपकी कोशिशों को लोगों ने पसंद किया, आपने जिस तरह की कोशिश की हुकूमत चलाने में, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपना ओहदा छोड़ा, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के मन में नाराजगी पैदा कर गया। क्या लगता है इसका नुकसान आपको होगा? देखिए, गलती हर इंसान से होती है। हमने उस गलती को स्वीकारा भी है, क्योंकि हम पॉलिटिशियन नहीं थे। हम आप जैसे आम आदमियों में से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने राजनीति को बदलने की शुरुआत करी, अच्छी राजनीति की शुरुआत करी। आज तक का इतिहास उठा के देखें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार बनाने की कोशिश करके एक बड़ा दल और छोटे दल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परंतु इस बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं खरीद पाए। इन लोगों के अंदर वो जज्बा, वो औकात नहीं है कि आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक को खरीद पाते। मनोज कुमार, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के लीडर मनोज कुमार, हमारे साथ विदुरी साहब भी फोन लाइन पर हैं। विदुरी साहब, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली की आवाम जीत गई, बीजेपी हार गई, बीजेपी ने बहुत कोशिश की इलेक्शन रुकवाने की। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखो, बीजेपी ने पहले दिन से किसी भी रिकॉर्डिंग होती है मीडिया वालों के पास, कटिंग होती है, बीजेपी ने रमेश विधुड़े जो जनरल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं दिल्ली स्टेट का जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी कह रहे हैं केजरीवाल की जो आदत है उल्टी सीधी बकवासबाजी करने की, जनता जीत गई, आम आदमी पार्टी गई, भाजपा हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिन से ये कहा था हम चुनाव में जाने को तैयार हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन लेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनको ये लगता है कि जनता जीत गई तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहकर आई थी सुबह 9 बजे एलजी को कि हम चुनाव चाहते हैं, और केजरीवाल जी अपनी गिरबान में झांके, आई एम सॉरी मैं इस बात का उपयोग कर रहा हूं, अपनी गिरबान में झांके, उन्होंने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया तो कहा मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मुझे बीजेपी का पक्ष बताएं। और जैसे ही उसको पता लगा बीजेपी का पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो केजरीवाल का ही ट्वीट आया था कि दूसरी बड़ी पार्टी हमें मौका दे सरकार बनाने का, इसलिए वो एक्सपोज तो हो गए हैं। अब उनको लगा कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर मौका नहीं दे सकता, क्योंकि कांग्रेस भी ये कहकर चली आई जब चुनाव में जाना चाहते हैं तो वो कैसे सरकार बनाते, वरना केजरीवाल को तो फिर बुला लो, आप ये कहकर सरकार बना ले, वो फिर तैयार हो जाएंगे केजरीवाल जी तो।
और केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो दिल्ली की बढ़िया सरकार देना चाहते थे, उन्होंने 700 लीटर पानी देने की बात कही, 50% बिजली के दाम कम करने की बात कही, टेम्परेरी एम्प्लॉय को परमानेंट करने की बात कही, तो 49 दिन में जनलोकपाल के नाम से क्यों भाग गए? और जब जनलोकपाल उनको मालूम है सेंटर के बगैर नहीं बन सकता था, तो उसके बाद वो दोबारा सरकार क्यों बनाने की क्या है? तब जनलोकपाल कहां चला गया? बिल्कुल, ये तमाम मसले लेकर गलती हो गई, मुझे एक मौका और दे दो। ये तमाम मुद्दे लेकर आप लेकर आते वो ये सेंटर के, तो जी बिल्कुल केजरीवाल अपनी जवाब पे खुद अपनी चीजों को कन्फ्रंट करते रहते हैं। तो उन आदमी की क्या बातें कर रहे हो आप? क्यों इस देश को? बिल्कुल, आप ये तमाम मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। रहिएगा आप हमारे साथ। रमेश बिदुड़ी जी, हसन अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के लीडर फोन लाइन पर हमारे साथ है। हसन अहमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यही एक बार आपसे भी सवाल कि पिछला इलेक्शन जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था दिल्ली में, लोकसभा इलेक्शन के पहले हुआ था, उस वक्त आम आदमी पार्टी का जलवा था, ये तो हमने देखा, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की लहर है, जलवा है, और पिछले जो अभी इलेक्शन हुए रियासतों के उसमें भी वो दिखा है, लोकसभा में भी दिखा है। अब आप कैसे मुकाबला करेंगे? क्या कांग्रेस की कुछ और सीटें कम हो जाएंगी या कांग्रेस को अब अपना आपको बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस की पहले 8 सीटें आई है और वो सुनामी थी कांग्रेस के लिए, और बीजेपी का एक पीक जो टाइम है वो दिल्ली में था और लोग कांग्रेस के खिलाफ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई, करप्शन, क्या क्या चार्जेस, हम 2-2.5 साल से ये लोग प्लानिंग लोग कर रहे थे, कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे, वो लोगों का गुस्सा कांग्रेस पर निकला है और हमने अनकंडीशनली सपोर्ट दी थी आप पार्टी को कि सरकार बनाए जिससे लोगों पर बोझ ना पड़े। आज आप पार्टी की क्या वक्त होगी ये उनको अभी इलेक्शन में पता लग जाएगा और कांग्रेस बढ़ेगी। ये दिल्ली जो है, दिल्ली के लोगों का मूड जो है वो पता लगेगा। दिल्ली के लोग बीजेपी से खुश नहीं है क्योंकि लोगों से जो वादे किए महंगाई के, बिजली के, इसके उसके, कुछ दिल्ली में नहीं हुआ। पार्किंग कॉर्पोरेशन बीजेपी के पास है, आप अगर लाएंगे साहब, बाहर भी अगर रोड पे खड़ेंगे तो पार्किंग लगेगा, अभी पैसे पार्किंग के बढ़ा दिए। मतलब इसका असर सिर्फ अमीरों पर नहीं, गरीबों पर भी पड़ता है। जो पॉलिसी आप उठाकर देख लीजिएगा वो लोग उससे खुश नहीं है। हर जगह पर सील लग रही है जी, जहां आप जाइए अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, दूसरी जगह पर वहां बुलडोजर आते तोड़ा जा रहा है या मतलब सील लगा रहे। तो गरीब आदमी जिसने बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी के जबान पर दिया, इस पर दिया कि 15 लाख या 3 लाख हमें पैसा मिलेगा जो ब्लैक मनी आएगी स्विट्जरलैंड से, अभी तक वो भी नहीं आई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों का एतमाद कहीं ना कहीं बीजेपी से घटा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फोन पर हसन साहब, और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रमेश बिदुड़ी साहब का भी जो हमारे साथ फोन लाइन पर थे, बीजेपी के लीडर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम जानना चाहेंगे शाह आलम साहब, तीनों की बातें आपने सुनी, चलते चलते आपका रद्द-ए-अमल क्या अब आप देख रहे हैं इन तीनों बातों? देखिए, बीजेपी आम आदमी पे इल्जाम लगा रही है और कांग्रेस जो है बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। इल्जाम तराशियों, इल्जाम जवाबी इल्जाम लग रहा है, तो इससे यहाँ के आवाम को क्या मिल रहा है? यहाँ के आवाम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन नहीं है, दिल्ली के आवाम बहुत जागरूक है, वो समझ रहे हैं कि कौन सी पार्टी उनके हक में बेहतर रहेगी, और कांग्रेस भी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दौर को यहाँ के आवाम ने भूला नहीं है, बिजली की शरह रोज बढ़ती रहती थी, वहां यहाँ के आवाम महंगाई से परेशान थे। परेशान होने की वजह से उन्होंने केजरीवाल को जो अपने आगोश में लिया और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। लेकिन केजरीवाल की इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है कि उन्होंने आवाम की उम्मीदों पे वो खरे ना उतर करके उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया और भाग गए। लेकिन लग रहा यह है कि अब दिल्ली के आवाम को किस तरफ जाना चाहिए? कांग्रेस की तरफ जाए, आम आदमी की तरफ जाए, या फिर बीजेपी की तरफ जाए? बीजेपी ये कह रही है कि हम ही सरकार अच्छी दे सकते हैं, इस वजह से सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ के आवाम शऊर रखते हैं, सूझबूझ के साथ वो फैसला करेंगे हमें किसके साथ जाना है। जी, यहां हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो हम बात करेंगे अमेरिकी पेंटागन की उस रिपोर्ट की जो उसने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है, और जिस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर नजर आ गया है। एक ब्रेक के बाद
भारती? हाँ। ए शारदा, विमल और हरिया सभी इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खुला। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खैर मकदम में आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हालात हाजरा। अमेरिका ने पेंटागन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की मजबूत फौज से निपटने के लिए दहशतगर्दों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों का जायजा लेते हुए पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को निशाने पर लेने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पेंटागन ने अपनी 100 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात कही थी, लेकिन जिस तरह दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनाह मिल रही है वो इसके बरक्स है। वो तो सबको पता है पहले से। पाकिस्तान में तो एक पॉलिसी रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, उसका इफेक्ट वो हिंदुस्तान को तो हो ही रहा है। वो तो पहले से हिंदुस्तान का एक इस्टेब्लिश स्टैंड है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो तो सही बात है। तो वो तो पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो गलत कर रहा है। What the Pentagon has said today has been said time and again by the Indian government since long, and the Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi, only recently said the same thing. He warned Pakistan that if Pakistan wants to have friendly relation with India and wants to have bilateral talk, then it should shun any kind of proxy war, it should shun any kind of proxy terrorism. That is what the Pentagon has reiterated today in its report. हमारे साथ स्टूडियो में शाह आलम साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं। शाह आलम साहब, ये तो सबको आया है, जाहिर है ये बात कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी को फरोग देता है, और अमेरिका ने जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक दहशतगर्द करार दिया, ओसामा बिन लादेन, वो भी पाकिस्तान में ही पाया गया था। तो जब ये सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान तो इसे अच्छी तरह से जानता है, लेकिन पेंटागन का इस तरह से इस रिपोर्ट के जरिए अपनी अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपना कितना अहम है और ये बात और कितनी मजबूती से पूरी दुनिया तक जाएगी? देखिए, हमेशा से हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि सरहद पार से दहशतगर्दी जो है यहाँ फरोग दी जा रही है, और इस मौके पर और इसकी जो है पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है उसने अमेरिकी कांग्रेस को उसने सौंप भी दिया है। अब अमेरिका को किससे शहादत की जरूरत है कि इस मामले पर पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगा दे, दहशतगर्दाना पाबंदी क्यों नहीं लगती, उसको क्यों आजाद छोड़ो, जबकि हिंदुस्तान का ये हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि वो एक छोटे भाई की तरह उसके साथ ट्रीट करता रहा है और हमेशा मुज़ाकरात की मेज पर बात करने के लिए आमादा करने की बार बार कोशिश होती रही, लेकिन उसका जवाब वो जो है गोलियों से या सरहद पार फायरिंग करके जो है देता रहा है। इसका साफ साफ ये मतलब निकल रहा है कि कहीं न कहीं से इनको, चाहे जो भी ममालिक हो, इसको पाकिस्तान को उसकी पुष्टपनाही हासिल है। इन तमाम, अब इसके बावजूद भी अगर अमेरिका की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका साफ मैसेज यही जाएगा कि कहीं इनको सपोर्ट मिल रहा है मगरबी ममालिक की तरफ से, नहीं तो इस तरीके से दीदादिली के साथ और पाकिस्तान का जिस तरीके से जो पर्दे के पीछे जो चेहरा था सामने आया, अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि हिंदुस्तान जो है ये कहे कि मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ मुज़ाकरात के साथ, हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ ही रहा है कि भाई दहशतगर्दी छोड़ दो, हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान जो अपने उस तकरीबी रवैये पर कायम रहा है जिसका इंकशाफ आज पेंटागन ने खुद ही कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर अर्शी खान साहब फोन लाइन पर है। अर्शी खान साहब, अमेरिका ने जिस तरह से बात कही है, पेंटागन ने जिस तरह से बात कही है, उसको देखते हुए क्या लगता है पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अब किस तरफ जाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान से ताल्लुकात और मजबूत करने का ख्वाहिशमंद है अमेरिका, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ उसके जो रिश्ते हैं उस पर असर डालेगी।
देखिए, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। आप जानते हैं कि करीब 400 साल पहले जिस तरह से यूरोप में मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो हुआ था 1648 के पहले आपस में लड़ते थे काफी यूरोपियन स्टेट्स और यूरोपियन किंग्स, उसी तरह की सिचुएशन साउथ एशिया में है। और इसमें आप जान रहे हैं कि कश्मीर के इशू पे या टेररिज्म के इशू पे या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू पे बहुत सारी चीजों में आपस में दो जो बड़े मुल्क हैं आपके, दोनों न्यूक्लियर पावर इंडिया और पाकिस्तान, ये उलझते रहे हैं। और खास करके ये सिचुएशन बहुत ही बदतर हुई है 1989 के बाद। और 1989 जब से कश्मीर मिलिटेंसी वहां पे शुरू हुई, तो टोटल आप ये देखें कि ये, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो CIA के डायरेक्टर थे उनका नाम था रॉबर्ट जेम्स वुल्जी। ये 1993 से 95 तक ये CIA के डायरेक्टर थे और इन्होंने सीक्रेटली, जो किताब है स्टीव कॉल की जो किताब है घोस्ट वार, उसमें ये मेंशन है कि सीक्रेटली इन्होंने पाकिस्तान में जिहादी कैंप को, मिलिटेंट कैंप को, टेररिस्ट कैंप को विजिट किया वहां पे। एक किताब में बिल्कुल जाहिर है। तो शुरू से इनका कंट्रोल रहा है, इसलिए कि वहां पे जो पूरी कवर्ट एक्शन जो इन्होंने पॉलिसी चलाई, वहां पे मिलिटेंट्स को किया। पहले तो नाम किया कि वहां पे जो कम्युनिस्ट फोर्सेज है, कम्युनिस्ट जो रेड आर्मी है अफगानिस्तान में, उसको भगाने का काम किया। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने काफी पाकिस्तान में दहशतगर्द एलिमेंट को, अमेरिका ने उसको काफी बढ़ाया। अब यही एलिमेंट्स वहां पे जो मौजूद हैं, जो खुद पाकिस्तान के सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है और खुद पाकिस्तान सरकार भी उससे झेल रही है। तो ये होता है कि एक निशाने से कई शिकार, और इसमें नेचुरली अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों में काफी उलझनें बढ़ती हैं और रिश्ते खराब होते हैं तो इसका फायदा तीसरे पार्टी को मिलेगा। और ये एक बहुत ही खराब सिनारियो है पूरे साउथ एशिया के लिए, इसलिए कि अगर आप टोटल जितने भी यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो आपस में उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन आपस में वो ज्यादा नहीं लड़ते, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, नॉर्दर्न इटली हो या आपके ऑस्ट्रिया हो। तो ये नेचुरली इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसमें बिल्कुल ये सही है कि वहां पे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन, क्वेश्चन ये है कि इन जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया किसने, किसने उनको वहां पे फैलाया, किसने वहां पे जो है अरबों को लाया। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो ये साफ हो गई, हिंदुस्तान ये बात हमेशा से कहते रहा है, हर वक्त कहते रहा है, हर स्टेज पर, हर जगह कहता रहा है, हर महाज पर कहता रहा है कि ये पाकिस्तान की हरकत होती है। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों, सिर्फ 2 दिन हुए हैं, वाघा बॉर्डर पर तक वहां पर जो है दहशतगर्दों ने अपने कारनामे को अंजाम दिया और भारी नुकसान हुआ वहां पर। क्या लगता है हमें अपनी बॉर्डर को और ज्यादा, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बिल्कुल इसे कबूल किया कि हमने हरकत की है, जो करना है कर लो, हिंदुस्तान को और किस तरह से अब जो है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए और इस इशू को किस तरह से अब जो है आलमी लेवल पर उठाना चाहिए? देखिए, इसमें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, एक जो साउथ एशिया में आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने डिसआर्मामेंट की बात उठाई थी। उस वक्त पूरा साउथ एशिया आपके एकजुट हो रहा था। उसी तरह से जब नरेंद्र मोदी जी ने जब यहाँ पे हेल्प लिया तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बुलाया, वो आए यहाँ पे, तो एक माहौल बन रहा था। मैं ये समझता हूँ कि जब तक के आपस में एक अच्छा माहौल नहीं बनता है, इसलिए कि काफी लोग आपस में मिल चुके, टर्की ग्रीस से मिल चुका, आपके पूरे नॉर्थ यूरोप में ये बात हो गई, आपके नॉर्थ अमेरिका में ये बात हो गई। तो जब तक के कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तब तक के सिचुएशन नहीं समझ सकते, इसलिए कि आप कहां सिक्योरिटी देंगे, किसको देंगे। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें गेम खेल रहा हो और हम आपस में उलझते रहे। तो एक तो बात यह है, लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी वल्नरेबिलिटी काफी बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से कम्युनिकेशन और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेज हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा आजादी मिली है कई चीजों को, कई तंजीम उससे फायदा उठा रहे हैं। और हो सकता है कि उसके पीछे और पाकिस्तान के पीछे कोई और तंजीम उसमें मुलविस हो, और उसको भी देखने की जरूरत है। इसलिए कि हमारी दोस्ती एक तरफा अमेरिका और इजराइल से बढ़ना भी बहुत ही सिक्योरिटी की अलामत नहीं है, इसलिए कि जब से हम इजराइल से नजदीक हुए हैं हमारी सिक्योरिटी ज्यादा इनसिक्योर हुई है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, हमसे बात करने के लिए। आलमी उमूर के माहिर थे और वक्त हमारे पास बहुत कम है। शाह आलम साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन इस इशू ने और इस रिपोर्ट ने ये तो साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो खुद अपने आप को दहशतगर्दी का शिकार बताता है, उसे उसमें दहशतगर्दी को खुद उसके लोगों ने खड़ा किया है और आज वो खुद इससे परेशान है। और हिंदुस्तान में भी यही लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में तबाही की, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की, लेकिन हिंदुस्तान हर महाज पर यह बात उठाता रहा है, आगे भी उठाता रहेगा और इस रिपोर्ट से इसे और ज्यादा बल मिला है, तकवीत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हाजिर होने के लिए आपका शाह आलम साहब। तो नाज़रीन, हालात हाज़िर में बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए SamayLive.com पर। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।